गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज अजीत कुमार गुप्ता है और आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लगभग अंतिम पड़ाव अगर बोल सकते हैं। ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं हुआ तो आज अपना अंतिम क्लास हो सकता है। आज डिस्कस करेंगे इनर्जेटिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। इनर्जेटिक्स का मतलब होता है कि एनर्जी या तो प्रोडक्शन या कंजम्पशन साइड की बात कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमें एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होगा और कहाँ से एनर्जी कंज्यूम होगा। मतलब कि एनर्जेटिक्स में हम दो बात को डिस्कस करेंगे, एक एनर्जी प्रोडक्शन साइड और दूसरी एनर्जी कंजम्पशन साइड। ये दो पॉइंट की इलेक्ट्रिकल सर्किट या नेटवर्क में ये दो पॉइंट होते क्या है तो समझा जाए। नॉर्मली अगर एक सर्किट की बात करें तो सर्किट जो बैटरी से लगा हुआ और रेजिस्टेंस, यही हमें एक इक्विवेलेंट सर्किट फाइनल देखने के लिए मिलता है। और इस इलेक्ट्रिकल सर्किट की एनर्जेटिक्स की बात कर रहे हैं तो एनर्जेटिक्स में यह है पता कि बैटरी जो है वही एनर्जी को देता है। मतलब ये हुआ एनर्जी प्रोडक्शन साइड। और जो भी एनर्जी हमारे बैटरी पर आता है, बैटरी क्यों एनर्जी देता है तो अगर आपको केमिस्ट्री भी ट्वेल्थ में हो तो आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल से पढ़ोगे तो बैटरी क्या करता है कि अपने अंदर की केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल, सप्लाई करता है, जो सप्लायर वर्क करता है। तो ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और जो एनर्जी बैटरीज के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है वो इस रेजिस्टेंस पर क्या हो जाता है, कंज्यूम, डिसिपेट होता है, बर्बाद होता है। ठीक है, तो ये दोनों साइड की हमें आज स्टडी करना है कि एनर्जी प्रोडक्शन साइड और एनर्जी डिसिपेशन साइड्स हम किस तरह से स्टडी करेंगे, हमारे किस तरह से पावर को कंज्यूम करेगा और किस तरह से हमें एनर्जी देगा। चलिए अब बात करते हैं कि क्या करती है ये बैटरी। मतलब हम एनर्जी प्रोडक्शन साइड को थोड़ा डिटेल कर रहे हैं। अब एनर्जी प्रोडक्शन साइड की बात करें तो बैटरी क्या करेगी कि एक चार्ज को करंट के लिए, मतलब कहने का मतलब है कि चार्ज को पास करती है और उसके लिए वर्क करती है। बैटरी क्या होती है कि क्यू चार्ज, सपोज अगर क्यू चार्ज को पास कर दी जाए और उसके लिए वर्क है। बैटरी का मेन काम क्या है कि चार्ज को इस टर्मिनल पॉइंट से उठा करके इस टर्मिनल पॉइंट पर रखना और हर बार वो एक नेगेटिव टर्मिनल से चार्ज को उठा कर पॉजिटिव टर्मिनल पर डालते जाएगा और वो चार्ज खुद ब खुद कंडक्टर के थ्रू आगे बढ़ेगा। मतलब बैटरी जो हमारा किया वो किया वर्क डन जो हुआ Q इंटू E, जो कि हम जानते हैं। Q है अपना चार्ज और E हुई अपनी EMF और ये रहा वर्क डन बाय बैटरी। और जैसा कि हम लोग वर्क डन को काफी इंस्टेंट में कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस छोटे से वर्क डन को हम लिख सकते हैं dW इक्वल टू dQ इंटू EMF को चेंज करने वाला नहीं। ठीक है, अब रही बात कि अगर एनर्जी की बात करें तो ऑब्वियसली एनर्जी मतलब पावर के रूप में, हमें कंजम्पशन जो मिलेगा वो पावर के रूप में या प्रोडक्शन जो मिलेगा वो पावर के रूप में। और अगर पावर के रूप में बात किया जाए तो हमारा पावर दिया जाता है dW बाय dt, रेट ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर। और अगर उस इक्वेशन को हम लोग यूज करें तो लिख सकते हैं W के जगह पर dQE, मतलब dQE बाय dt। और आप जानते हो dQ बाय dt क्या होता है, नॉर्मल फर्स्ट क्लास डेफिनेशन, रेट ऑफ चार्ज। dQ बाय dt क्या लिख सकते हैं, करंट, मतलब कि जो इस सर्किट में दौड़ रहा करंट है उसकी बात किया जाए तो हम कह सकते हैं कि जो पावर होगा वो जो कि हमारे पास यहाँ आया है dQ बाय dt इंटू EMF और ये dQ बाय dt को हम लिख सकते हैं करंट, मतलब पावर जो है वो I इंटू E।
इस बात को समझ लिया जाए कि हमारे पास किसी भी सेल बैटरी से जनरेटेड पावर, प्रोड्यूस पावर जो अल्टीमेटली हमारे पास आया है वह आया है करंट इनटू ईएमएफ। तो हम अगर प्रोजेक्ट एनर्जी प्रोडक्शन साइड की फुल एनालिसिस रिपोर्ट दे तो हम कह सकते हैं एनर्जी प्रोडक्शन साइड हमारा पहले तो बैटरी होगा और उस बैटरी से जो पावर प्रोड्यूस होगा वो होगा सर्किट के अंदर प्रोड्यूस करंट इनटू ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ठीक है, कोई समस्या हमें नहीं लगता कि यहाँ पर हमें होनी चाहिए। और अगर इस पॉइंट को हमारे माइंड में क्लियर है तो हम अगला पॉइंट देख सकते हैं कि पावर कंजम्पशन या फिर एनर्जी कंजम्पशन साइड क्या है। तो देख लेते हैं, प्रोडक्शन साइड हमारी रही बैटरी और कंजम्पशन साइड हमें पता है कि जो उस सर्किट का लगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा या भी बोल सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस होगा वही होगा कंजम्पशन, क्योंकि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पर जाकर के ही पावर कंज्यूम होता है और वही हमें हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी के रूप में ट्रांसफॉर्म होकर दिखती है। बल्ब अगर जल रहा है तो बल्ब क्या है, बल्ब एक रेजिस्टेंस है जहां पर जो बैटरी सेल या नेटवर्क ने पावर जनरेट किया वह वहां पर हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी के रूप में प्रोड्यूस। तो अगर एनर्जी कंजम्पशन साइड या पावर कंजम्पशन साइड की बात करें, पावर और एनर्जी कंजम्पशन साइड तो ये है हमारा रेजिस्टेंस जो V1 से V2, मतलब अगर इस रेजिस्टेंस को हम थोड़ा सा बात कर ले तो ये रेजिस्टेंस जो है वो हमारा पावर कंजम्पशन है। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस में अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस में हम इतना जानते हैं कि यह जो वोल्टेज है वो ज्यादा है V1 और V2 जो है वो कम। इसमें हमें कोई समस्या नहीं। तो हम यहां पर अगर देखें पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करें, जो कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े होंगे कि किसी भी पॉइंट पर अगर चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी देना है, ठीक है, अगर आपके माइंड में नहीं है इस बात को तो आप इसे केवल ध्यान दें कि पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट, एनर्जी एट एनी पॉइंट कैन बी गिवन एज चार्ज इनटू पोटेंशियल। अगर किसी पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी देनी है तो वो क्या हो जाएगी, चार्ज इनटू पोटेंशियल। पहले तो इसे चेक कर ले कि क्या रेजिस्टेंस पावर कंजम्पशन साइड है कि नहीं। तो देखिए हम यहां पर पॉइंट का नेम दे रहे हैं ए, पॉइंट बी। पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है पॉइंट ए पर, मान लिया जाए इसमें क्यू चार्ज जा रहा है, एक ही चार्ज कांस्टेंट चार्ज क्यू को मार रहे हैं या फिर छोटा सा चार्ज को मारना है तो डी क्यू को चार्ज को मार रहे हैं। तो पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल एनर्जी है जो कि U1 हो जाएगा वो हो जाएगा dq इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो हम कह सकते हैं चार्ज जो dq गया इंटू V1, यह है पॉइंट ए पर की पोटेंशियल एनर्जी। पॉइंट बी की पोटेंशियल एनर्जी अगर बात करें तो पॉइंट बी की पोटेंशियल एनर्जी हम लिख सकते हैं U2 और जिसे लिखा जा सकता है dq इंटू V2, मतलब चार्ज इंटू पोटेंशियल। अभी हमने एक स्टेटमेंट क्लियर किया था, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ रेजिस्टेंस पर अपना करंट फ्लो करता है। और अगर ऐसा सही है तो इसका मतलब dq के साथ हायर वैल्यूज को मल्टीप्लाई किए और दूसरी बार dq के साथ लोअर वैल्यूज को मल्टीप्लाई किए, मतलब पहली एनर्जी जो U1 हमारा निकला है, पहली एनर्जी वो ग्रेटर है U2 से। U1 मतलब पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट पॉइंट पर और U2 पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी या सेकंड पर। तो हम कह रहे हैं कि दूसरे पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी लेस हो गई है और पहले पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब एनर्जी लॉस किया। ठीक है, और एनर्जी का लॉस करना मतलब वहां पर एनर्जी बर्बाद हुई।
अगर किसी पॉइंट से आप किसी के घर में गए गेस्ट बन करके और गए जेब में लेकर के 5,000 रुपया और घर से जब वापस लौटे तो 4,000 रुपया बचा, इसका मतलब कि वह 1,000 रुपया आपने दान दक्षिणा या आशीर्वाद के रूप में किसी को दिया हो, लॉस ऑफ मनी। उसी तरह से यहाँ पर जो सर्किट में जो चार्ज इन किया उसकी पोटेंशियल एनर्जी U1 और बाद में उसकी पोटेंशियल एनर्जी घट गई, इसका मतलब वहां पर एनर्जी का लॉस हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि लॉस इन एनर्जी जो कि क्या हुआ U1 माइनस U2। कितना अमाउंट एनर्जी लॉस हुआ है U1 माइनस U2, इनिशियल माइनस फाइनल। लॉस इन एनर्जीज को आप लिख सकते हो E या डेल E, जिसे आप कर सकते हो U1 मतलब dq इंटू V1 माइनस dq इंटू V2। और अगर हम इसे टाइम से डिफरेंशिएट कर ले, क्योंकि पावर के रूप में हम अगर बात करना चाहें तो टाइम डिफरेंशिएट कर ले तो रेट ऑफ एनर्जीज को पावर बोलते हैं और वो हो जाएगा dq बाई dt। ये तो कॉमन ही dq लिख सकते हैं और v1 माइनस v2। ये हुआ पावर इक्वल टू dq बाई dt। अभी कुछ देर पहले भी उसी में यूज किया था कि हमारा dq बाई dt क्या होता है, वो होता है करंट। मतलब पावर जो है इस केस में हमें मिला, वो मिला करंट इनटू v1 माइनस v2। v1 माइनस v2 किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस का आप उसे बोलते हो पोटेंशियल, जिसे आप नॉर्मली V कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ना किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस का पोटेंशियल v1 माइनस v2। तो आप कह सकते हो v1 माइनस v2 को भी रिप्लेस करो तो कह सकते हो I इंटू V। पावर कंजम्पशन कितना आया I इंटू V, मतलब ये है कंज्यूम्ड पावर, ये है पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस और ये हुआ करंट। तो आप देख लो कि लास्ट टाइम पावर प्रोडक्शन के लिए बात करें तो उस केस में हमारी जो पावर आई थी वो आई थी I इंटू EMF, जो सोर्स से लगा हुआ है, सर्किट की करंट इंटू सोर्स की EMF। और अगर किसी रेजिस्टेंस पर पावर की बात करें तो वो I इंटू उस रेजिस्टेंस के क्रॉस लगा हुआ वोल्टेज। ठीक है, दोनों सिमिलर है, आप इसे कर सकते हो। अगर सर्किट में केवल एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो ऑब्वियसली इस रेजिस्टेंस के क्रॉस EMF के बराबर की पोटेंशियल डेवलप होगी और सेम पावर को कंज्यूम। अब कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा डिटेल्स जिसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो हम कह सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियोस को पीछे जाकर के नोट कर ले। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा सवाल इससे पूछे जाएंगे और कभी भी आपका समय नहीं लगेगा और कोई गलती इसमें होगी भी नहीं, इसकी भी गारंटी। तो आप लोग इसको लाइटली न ले, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यह सबसे छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन सवाल के मामले में यह बहुत ही बड़ा और बहुत ही फेवरेट होते जा रहा है नीट के लिए भी और जेई के लिए भी, क्योंकि एनटीए ने जब से जेई को कंट्रोल में लिया है वो बेसिक सवालों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। और बेसिक सवाल में से यह पार्ट पहले पढ़ाया भी नहीं जाता था। बहुत सारे बड़े संस्था जो है आपके कोटा दिल्ली के, वो आज भी इस साइड को, इस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, बच्चों के लिए खुद के लिए छोड़ देते हैं कि आप खुद से पढ़े। तो देख ले हम लोग पावर कंजम्पशन साइड पर क्या और आगे कर सकते हैं। पावर कंजम्पशन साइड पर हमने बोला है कि जो पावर कंज्यूम होगा वो I इंटू V होगा। ठीक है, ओम्स लॉ के हिसाब से हम एक और स्टेटमेंट जानते हैं। ओम्स लॉ के हिसाब से हम और एक स्टेटमेंट जानते हैं V इक्वल टू IR, और अगर आप इस V इक्वल टू IR को रिप्लेस किए तो पावर को लिख सकते हैं आप I इंटू IR, जो कि हुआ I स्क्वायर R। मतलब हमारे पास एक और इक्वेशन जो पावर का हमारे दिख रहा है। सिमिलरली हम इसी ओम्स लॉ के स्टेटमेंट को लिख सकते हैं कि I इक्वल टू V बाई R, और अगर इसे यूज करें I को रिप्लेस कर दे तो हम पावर का इक्वेशन लिख सकते हैं V बाई R इंटू V, मतलब V स्क्वायर बाई R। तो आपको ये सारे रिजल्ट आपके माइंड में अगर रहेंगे तो आपको पावर कंजम्पशन साइड पर पावर कैलकुलेट करने में।
सिमिलरली हम लोगों ने पहले ही आज के डिस्कशन को जब स्टार्ट किया था तो बोला था कि जो पावर कंज्यूम होगा वो रेजिस्टेंस पर होगा और किस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। और अगर इन फॉर्म ऑफ हीट है मतलब यह जो पावर है वह है हीट का फॉर्मेशन का रेट, क्योंकि एनर्जीज के रेट को ही बोलते हैं पावर, तो जिसे हम लिख सकते हैं I स्क्वायर R के बराबर। और अगर ये है तो हम इसे dH इक्वल टू I स्क्वायर R dt लिख सकते हैं। और अगर इंटीग्रेशन कर दे, इंटीग्रेशन करके हम इक्वेशन को I स्क्वायर R T के रूप में बना सकते हैं। T ध्यान रहे, T यहाँ पर टाइम है, कोई हीट के रूप में इसे टेम्परेचर ना समझ। देख लीजिएगा वैल्यूज क्या हमें मिल रहा है, तो कह रहा है कि ये जो हीट है वो करेंट पर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पर और टाइम से। ऑब्वियसली आपके घर में भी पानी गर्म करने वाली एक कॉइल मशीन होगी, तो उस कॉइल मशीन को देखिएगा कि जितने लंबे समय तक पानी में डुबा कर रखिएगा वो उतना ज्यादा गर्म होगा, जितना ज्यादा उसका करंट मिलेगा और जितना ज्यादा उसे वोल्टेज मिलेगा उतना ज्यादा वो जल्दी गर्म होगा। और रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है वो ज्यादा तेजी से गर्म। इस इफेक्ट को ही, इस लॉ को ही कहते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से नोट्स को लिखते जाइएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेशन है, मिस ना कर लें, और एग्जाम में आपको इससे बहुत ही हल्के क्वेश्चन पूछेंगे। और अगर जैसा कि पावर कंजम्पशन की बात हमने कर ली, तो हम बात कर ले कि किसी बैटरी की इफिशियंसी क्या होती है। इफिशियंसी समझिएगा, मतलब इफिशियंसी का मतलब है कि वह अपने रेटेड पावर का कितना प्रतिशत वो पावर डिलीवर करता है। ठीक है, अगर किसी बैटरी की इफिशियंसी की बात किया जाए तो इफिशियंसी का मतलब हुआ कि वह अपने रेटेड पावर का कितना प्रतिशत हमें देगा। समझो, अगर कोई बैटरी है E, तो वो उसका पावर आउटपुट होना चाहिए I इंटू E, जो हमने बात की, EMF करंट इंटू EMF। मतलब अगर वो बैटरी आइडियल है, अगर वो आइडियल बैटरी है तो आइडियल बैटरी हमें इतना पावर देगा आउटपुट का। लेकिन हम लोग पहले जो बैटरीज के एनर्जेटिक्स को डिस्कस किए थे, बिहेवियर को डिस्कस किए थे, तो बैटरी आइडियल नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ मात्रा में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है तो सुनिए, बैटरी पावर को जनरेट करेगा और वह पावर इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ हद पर उसको कंज्यूम करके डिसिपेट कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो अब वो बैटरी जो हमें पावर I इंटू E देने वाली थी वो कुछ कम पावर को डिलीवर करेगी। ठीक है, तो अगर बैटरी रियल है तो रियल बैटरी का मतलब ये EMF और साथ साथ उसे इंटरनल रेजिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करना है। और अगर इस रियल बैटरी से बोले कि यहां से हमें कितना पावर मिला, तो हम ये कह सकते हैं कि रियल के केस में जो पावर मिला वह मिल रहा है P आइडियल के केस में से माइनस इस रेजिस्टेंस पर जो लॉस हो जाएगा पावर, वो तो इस रेजिस्टेंस पर क्या लॉस होगा, पावर I स्क्वायर R। अभी हम लोग कैलकुलेट करना जान चुके हैं कि अगर कोई रेजिस्टेंस है वहां पर पावर का कंजम्पशन निकालना है तो वो होगा I स्क्वायर इंटू R। तो मतलब हमें इस केस में जो आउटपुट पावर मिला वह मिल रहा है कितना, P आइडियल मतलब I इंटू E माइनस I स्क्वायर R, R स्मॉल, ताकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात कर सके। और अगर ये सारा कुछ सही है तो हम बैटरी की इफिशियंसी को कैसे दे सकते हैं, तो बैटरी की इफिशियंसी हो गई P आउटपुट बाय P आइडियल आउटपुट। मतलब जो आइडियली उससे आउटपुट चाहिए था और हमें जो आउटपुट एक्चुअल मिला, तो हमें एक्चुअली मिला है IE माइनस I स्क्वायर R डिवाइडेड बाय IE। मतलब एफिशिएंसी को आप ईटा के थ्रू इस तरह से दिखा, ठीक है। कभी सवाल पूछता नहीं है, लेकिन अगर गलती से इस पर अगर कोई बात पूछ ले, कभी गलती से इस पर कुछ करे, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये बात बताई दी गई, पढ़ाई दी गई,
थोड़ा सा बात सोचने की बात थी कि आइडियल बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो उसका पावर को कंज्यूम कर देगा और थोड़ा सा कम पावर डिलीवर करेगा। तो ये वैल्यूज ऑब्वियस है कि ये आई में से कुछ हट चुका है, तो ये वैल्यूज जब भी आपको मिलेगा, ये वैल्यूज एफिशिएंसी को मिलेगी 1 से लेस मिलेगी, मतलब एफिशिएंसी 0 से ग्रेटर और 1 से लेस। क्यों 1 से लेस मिलेगी? क्योंकि डिनोमिनेटर से छोटा है न्यूमरेटर, तो ऑब्वियसली वैल्यूज को 1 से छोटा है। और अगर परसेंटेज बात किया जाए, परसेंटेज पावर आउटपुट, परसेंटेज पावर आउटपुट, तो आप इसे बोल सकते हो कि इस इफिशिएंसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना प्रतिशत आउटपुट में आया है वो आपको, ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन होता है इफिशिएंसी और आप उसे 100 से मल्टीप्लाई करो। ये जो लिखा गया वो लिखा गया है एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी क्या होगा तो होता है मतलब बिहेवियर की कितने प्रतिशत वो आउटपुट को दे पा रहा है सही, ठीक है। फिलहाल इस वीडियोस में हम नहीं खत्म कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर पेचीदा लगेगा। एक और वीडियोस देंगे जिसमें हम लोग बाकी के छोटे छोटे डिवाइसेस के कैलकुलेशन को देखेंगे और ज्यादा से बेहतर। उसके बाद असाइनमेंट्स के रूप में हमने ज्यादा कुछ नहीं वर्क किया। जेईई मेंस के क्वेश्चन और नीट के क्वेश्चंस को आपको दे दिया जाएगा आज सॉल्यूशन के साथ, उसके हिंट सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, एससी वर्मा के सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। और अगर इतना डिस्कशन हो जाता है तो हम अपनी ओर से आश्वस्त है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और उसके बाद भी इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम रहता है तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।